In this session, we are going to discuss about GDDP. आप एक चीज़ देखना कि जब देश की बात आती है तो हम वहाँ पर टर्म यूज़ करते हैं GDP, लेकिन जब स्टेट की बात आती है तो हमने वहाँ पर यूज़ किया GSDP, ठीक है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो उसका जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको हम बोलेंगे GDDP, अर्थात ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीनों का एक ही सेंस है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये ग्रॉस डोमेस्टिक और प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये स्टेट की है तो हमने एस यूज कर लिया, ये डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी है तो हमने यहाँ पर डी यूज कर लिया। इतनी सी सिंपल बात है। नाउ अब आप देखिए जिस तरीके से इंडिया की जीडीपी है हमारी लगभग 324 लाख करोड़ के आसपास, उसी तरीके से हमने जो है राजस्थान की जीएसडीपी की बात करी थी। राजस्थान की जीएसडीपी कितनी थी याद करो, प्रचलित कीमतों पर थी 17 लाख करोड़ के आसपास। अंडरस्टैंड, इतना आपको ध्यान रहना चाहिए। अब आप ध्यान देखिए, उस 17 लाख करोड़ में से अगर जिलों में बांट दी जाए, सारे जिले हैं उनकी अलग अलग अगर अपन जीडीडीपी देखें, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जयपुर वहाँ पर टॉपर है और उसकी जो जीडीडीपी है, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो सकल जिला घरेलू उत्पाद है, वो आएगा आपके 2.12 लाख करोड़, अर्थात लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की वहाँ पर जीडीडीपी है। और ये सर्वाधिक है सारे जिलों से। सबसे ज़्यादा अगर आप जीडीपी कहो या फिर जीडीडीपी कहो, वो जयपुर टॉपर है उसमें। और पिछले साल के मुकाबले जयपुर ने वृद्धि कितनी करी है, 13.63 की वृद्धि करी है। और ये जो आंकड़े हैं ये रियलिस्टिक आंकड़े हैं, ये 2023-24 के आंकड़े हैं, 24-25 के अनुमानित आंकड़े नहीं हैं। दीज आर रियल डेटाज, ये अनुमानित आंकड़े नहीं हैं, ठीक है। 2022-23 में जयपुर की जीडीडीपी थी 187 लाख करोड़, लेकिन अभी जो 2023-24 के डेटा है उसके अनुसार जयपुर की जो ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो सकल जिला घरेलू उत्पाद है, वो है 2.12 लाख करोड़। अर्थात यहाँ पर जो गुड्स बन रही है, जो वस्तुएं बन रही है और जो सर्विसेज यहाँ पर चल रही है, उन दोनों का अगर टोटल जोड़ा जाए तो वो 2.12 यानी 2.12 लाख करोड़ रुपए होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये डेटा आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये सारे डेटा आपको ध्यान नहीं रखने हैं, आपको इनका सीक्वेंस ध्यान रखना है कि अगर सकल जिला घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीडीपी की बात करें आपसे, तो क्वेश्चन 99% चांस है कि आपको मिलेगा सीक्वेंस है। सबसे पहले टॉपर जयपुर, उसके बाद अलवर, उसके बाद जोधपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। ये जो सीक्वेंस है ये आपको ध्यान रखना है। प्रचलित कीमतों पर जीडीडीपी का है, यानी कि प्रचलित कीमतों पर अगर आपसे पूछा जाए सकल जिला घरेलू उत्पाद क्या होगा, तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा होगा जयपुर का, ठीक है। उससे कम अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। अब इसको आप जैसे मर्जी आए आप याद कर सकते हैं, लेकिन एक कमाल की चीज़ ध्यान रखिए कि भले ही जयपुर टॉपर है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वृद्धि, तो पिछले साल यानी 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में जो वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा अलवर ने पोस्ट की है, कितनी, 15.16%। तो ये दो चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए कि जीडीडीपी सबसे ज़्यादा जयपुर, देन अलवर, देन जोधपुर, देन भीलवाड़ा, देन
अजमेर। तो जो पाकिस्तान के पास है वो हमारे पास भी है, और वो क्या है? जज्बा। ठीक है। प्रचलित कीमतों पर अगर आपसे पूछा जाए तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान देना चाहिए। जज्बा सबसे ज़्यादा जयपुर की जीडीपी है, जीडीपी कह लो, जीडीडीपी कह लो, एक ही बात है। उसके बाद अलवर, उसके बाद जोधपुर, फिर भीलवाड़ा, एंड देन लास्ट वन इज अजमेर। इसमें से भी जो ये ए है, ये अलवर जो है, इसने सर्वाधिक वृद्धि दर रिकॉर्ड की है 2022-23 से 2023-24 के मुकाबले, 2023-24 में। ठीक है। और वो है 15.16%। ये आपको डेटा ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर है वो किसकी है, सारे ज़िलों में। तो 5 जिलों का सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा कब? जब यहाँ पर प्रचलित कीमतों की बजाय हम बात करेंगे स्थिर कीमतों की, वो भी देख लेते हैं। और स्थिर कीमतों का आधार वर्ष है 2011-12, जो कि आपको पता होना ही चाहिए। अभी तक हमने एक ही आधार वर्ष पढ़ा है, और वो है 2011-12 का। स्थिर मूल्य पर अगर अपन कोई भी डेटा देख रहे हैं तो उसका आधार एक ही आया है अभी तक, और वो है 2011-12। तो अगर 2011-12 की तुलना करें तो उसके रेफरेंस में सबसे ज़्यादा जीडीपी फिर से जयपुर यहाँ पर टॉपर हो गया, अलवर यहाँ पर सेम टू सेम, और अलवर की वृद्धि दर भी सबसे ज़्यादा इसमें भी। उसके बाद जोधपुर, बिल्कुल सीक्वेंस वो का वही है, जे ए जे, लेकिन उसके बाद जो है ए और बी का सीक्वेंस यहाँ पर चेंज हो जाता है। अजमेर पहले आ गया, भीलवाड़ा थोड़ा बाद में चले गया। तो ये जो जज्बा था, ये जजाब बन गया अभी। तो ये जो जजाब बन गया तो सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा गया, है ना। तो जज्बा किस में है? प्रचलित कीमतों पर जो जिलों की अपनी जीडीपी है उसमें तो हो गया आपका जज्बा। और ये जो ए और बी के लास्ट का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ये किस वजह से हो गया? ये हो गया स्थिर कीमतों। अगर अपन आप जीडीपी को देखोगे तो वो ये आएगी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ये आप देखना चाहें तो यहाँ पर वो की वही चीज़ें लिखी हुई है। ये देखिए, जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, ये किस पे है? ये है हमारे जिलों की जीडीपी, जिसको अपन जीडीडीपी बोलते हैं। ठीक है, सकल जिला घरेलू उत्पाद, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है वो दिखाई है अलवर ने। और ये जो डेटा है ये करंट प्राइसेस का है, ये आपको दिख जाएगा। अब ये करंट प्राइसेस का है। ठीक है, लेकिन करंट के अलावा आपको कांस्टेंट प्राइस यानी कि स्थिर कीमतों के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। अर्थात जीडीपी जो है, जिलों की जीडीपी को भी हमने दो मूल्यों पर पढ़ते हैं। एक तो है करंट प्राइस पे और दूसरा है कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस का आधार वर्ष 2011-12। यहाँ का सीक्वेंस बहुत आसान है। जज्बा, जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। आपको थोड़ा वैसे भी सेंस रखना है कि यार कौन से ज़िले हैं। अब आप सोचो, आप थोड़ी बोल दोगे कि यार जो आपका ज़िला है, सपोज करो बाड़मेर है, बाड़मेर की जीडीपी थोड़ी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना फैक्ट्री है ना कुछ है, बस वो अभी कुछ तेल की फैक्ट्रियाँ ज़रूर लगी है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ की जीडीपी कम ही होगी। जीडीपी कहाँ की ज़्यादा होगी? जहाँ पर सर्विसेज ज़्यादा हैं, जहाँ पर सर्विसेज ज़्यादा हैं, जहाँ पर गुड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर वस्तु निर्माण और सेवा निर्माण सबसे ज़्यादा हो रहा है, वहीं की जीडीपी ज़्यादा होगी। तो ये आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि यार हाँ, जयपुर तो टॉप करेगा ही सही। ठीक है, उसके अलावा आजकल जो है अलवर में आपको पता है कितने सारे इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं। ठीक है, तो जयपुर तो उसका एक, अलवर तो उसका एक हब है, और उसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी इसको शामिल किया गया है। इस वजह से ये भी जो है टॉप करता है जीडीपी को। उसके बाद जोधपुर, भीलवाड़ा, यहाँ पर वस्त्र नगरी इसको बोलते हैं, और एक अजमेर। फ़र्क बहुत है, आप देख लीजिए, कहाँ 1.86 और कहाँ यहाँ पर 61,000।
ठीक है, तो ये करंट प्राइसेस पे हो गया। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे कांस्टेंट प्राइस पे, तो कांस्टेंट प्राइस पे जो जज्बा है वो यहाँ का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, सेम टू सेम रहेगा जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा। तो अजमेर और भीलवाड़ा का सीक्वेंस यहाँ चेंज हो गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको पता रखना है कि GDDP का जो सीक्वेंस है वो कांस्टेंट प्राइस पे पूछा गया है कि करंट प्राइसेस पे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की। देखिए, प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय अलवर की है, जो मेरे लिए भी एक सरप्राइज की बात है कि प्रति व्यक्ति आय के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। पहला, एक तो आपकी इनकम, आपके ज़िले की कितनी इनकम है। दूसरा, आपके ज़िले की जनसंख्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या। अब देखो, टोटल इनकम ज़्यादा होगी तो आपकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी, और जनसंख्या कम होनी चाहिए। अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो फिर ये इनकम का और जनसंख्या का रेशियो है, वो अनुपात है, वो कम हो जाएगा। इसलिए जहाँ पर इनकम ज़्यादा है, जनसंख्या कम है, वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय आपको ज़्यादा रिकॉर्ड होगी। अब आप देखो, अलवर, अलवर 240, उसके बाद भीलवाड़ा, उसके बाद जयपुर 236। ये बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है कि जयपुर की प्रति व्यक्ति आय कम है, अर्थात यहाँ के हर आदमी कम पैसा कमा रहा है किसके तुलना में, अलवर और भीलवाड़ा की तुलना में। यह आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अलवर, उसके बाद भीलवाड़ा, उसके बाद जयपुर, उसके बाद अजमेर और उसके बाद जैसलमेर। इवन जैसलमेर की प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है, ये बहुत कमाल की बात है। तो आप देखिए कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है और वो है अलवर की। ठीक है, अधिकांशतः यहीं से प्रश्न बनने के चांसेस हैं। फिर भी आपके माइंड में एक मैपिंग होनी चाहिए कि यार अलवर के बाद भीलवाड़ा है। ठीक है, भीलवाड़ा में क्या है कि सारे लोगों के पास रोजगार है, वहाँ वो लोग काम कर रहे हैं, वस्त्र नगरी वहाँ पर है। ठीक है, इस वजह से शायद वहाँ के जो प्रति व्यक्ति आय है वो ज़्यादा होगी। जनसंख्या उस हिसाब से है नहीं, जयपुर में बहुत सारी जनसंख्या है, इसलिए जयपुर थोड़ा पिछड़ गया है। जयपुर फिर भी तीसरे स्थान पर है, उसके बाद अजमेर, उसके बाद जैसलमेर। ठीक है, तो फिर से आंख बंद करिए और सोचिए कि प्रति व्यक्ति आय, अगर आपको इनकम चाहिए, आपको प्रति व्यक्ति आय देखना है कि कहाँ के लोगों की ज़्यादा है, तो अगेन सबसे फर्स्ट आपका हो जाएगा अलवर, देन भीलवाड़ा, देन जयपुर, देन अजमेर और जैसलमेर। ये आपको सारा सीक्वेंस ध्यान रखना है। डेटा सारा हम 23-24 का पढ़ रहे हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक डेटा है। आगे चलते हैं। ये देखिए, अगर इसको टेबल से भी समझ सकते हैं, ये आर्थिक समीक्षक टेबल। सबसे फर्स्ट अलवर, जिसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 2.11 लाख रुपए। ठीक है, और राजस्थान की देखो, राजस्थान की कितनी थी, 1.85 लाख, यही थी। तो उससे ज़्यादा है इनकी, है ना, सबकी। अगर आप स्थिर कीमतों पे देखो तो आपको पता चलेगा कि स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय अलवर, फिर सीक्वेंस यहाँ पर चेंज हो जाएगा, जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और जैसलमेर। राजसमंद यहाँ पिक्चर में आ गया। ठीक है, बाकी चारों के चारों आपको वही के वही मिल जाएंगे। और यहाँ पर जयपुर के सेकंड रैंक है। तो हमें बिल्कुल पता करना रहेगा कि किस कीमतों पर वो पूछा गया है आपसे, प्रति व्यक्ति आय किस कीमतों पर पूछा गया है, ये हमें ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जीडीपी को हमने पढ़ा और अब हम जीडीपी के बाद पढ़ेंगे जीएसवीए, अर्थात ग्रॉस
स्टेट वैल्यू एडिशन, ठीक है। इसको बोलेंगे सकल राज्य मूल्य वर्धन। देखो जीडीपी में और जीएसवीए में थोड़ा फर्क है, ठीक है। जीडीपी ऐसे कह लीजिए कि हमें एक ब्रॉडर एस्पेक्ट देती है, इस तरीके से ये जीडीपी इसको दिखाती है। लेकिन हमें अगर इस जीडीपी को कई सेक्टर्स में तोड़कर पढ़ना हो कि नहीं, हमें बताइए कि ऑटोमोबाइल जो हमारी जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है, जो मोटर कार इंडस्ट्री है, उसमें कितनी वृद्धि हुई, हमारे जो एग्रीकल्चर में कितनी वृद्धि हुई, हमारी सर्विसेज में कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई। अगर ये सेक्टर बांट के हमें जानना है कि किस क्षेत्र में कितनी वृद्धि हो रखी है, कितनी वृद्धि होएगी, तो उसके लिए हमें GSVA की तरफ रुख करना पड़ता है। अर्थात जीडीपी से हम सेक्टोरल ग्रोथ को इतना अच्छे से नहीं बता पाते, इसलिए हम फिर GSVA की तरफ आते हैं। अब देखिए वैल्यू एडिशन का मतलब समझिए कि क्या होता है। वैल्यू एडिशन होता है, सपोज करो एक आपने लिया 20 रुपये की आधा किलो आटा लिया और उस आटे को आपने चक्की पे ले जाकर पीस लिया, गेहूं को सॉरी, ठीक है। ये गेहूं लिया यहाँ पर आपने 20 रुपये का, उसको अगर पीस लिया तो पीसने के बाद वो 30 रुपये का बन गया और उसके आगे आपने उसकी ब्रेड बना दी, तो ब्रेड बनाने के बाद उसकी वैल्यू 100 रुपये हो गई। अब आप देखो 20 रुपये का आटा था, उसकी वैल्यू फाइनल में जाके 100 हो जाती है, तो कितना वैल्यू एडिशन हो गया, 70 रुपये। इसको वैल्यू एडिशन बोला जाता है। मूल्यवर्धन अर्थात मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई, सॉरी 80 रुपये, 80 रुपये की वृद्धि होगी, क्योंकि 20 रुपये की जो चीज़ थी वो ब्रेड बनते बनते उसमें 80 रुपये और जुड़ गए, 80 रुपये का और वैल्यू ऐड हो गई, 80 रुपये का और मूल्य वर्धन हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान। नाउ अब जो GSVA है एट करंट प्राइस, ठीक है, वो है 15.70 लाख करोड़, तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। और इसमें जो पिछले 2023-24 के मुकाबले जो वृद्धि दर जो अनुमानित है वो है 10.83%। इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। अब हमने बात की थी कि GSVA का मेन रोल ही है कि ये हमें सेक्टर दिखाता है कि आपकी जो GSDP है, आपकी जो वृद्धि है, वो कौन कौन से सेक्टर में हुई है, कितने प्रतिशत हुई है। इसी के लिए हमें GSVA की तरफ जाते हैं। तो देखिए कृषि क्षेत्र में वृद्धि जो है पिछले साल के मुकाबले यानी कि 23-24 के मुकाबले 2024-25 में 11.44% की रहने वाली है। उद्योग क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो वृद्धि है वो 7.88% रहने वाली है। सेवा के क्षेत्र में जो वृद्धि है वो 12.29% की रहने वाली है। अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब इतना कोई रोल नहीं है इन प्रतिशत का, बस आपको हल्का सा, ठीक है, आपने देख लिया, दैट इज़ ओके। बट जहाँ कंट्रीब्यूशन जब आप देखोगे तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आप देखिए इसको ध्यान से, ये यहाँ पर आपको दे रखा है 4 लाख करोड़ और ये 4 लाख करोड़ और ये 7 लाख करोड़। अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये आएगा 15.70 लाख करोड़, ठीक है। अर्थात आपका जो टोटल GSVA है वो है लगभग 15.70 लाख करोड़। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो GSVA का कंट्रीब्यूशन है वो कौन कर रहा है, सेवा क्षेत्र कर रहा है आपका, और वो कितना प्रतिशत है। क्लास फर्स्ट में भी हमने बात की थी कि वो है आपका 45.92। उसके अलावा उद्योग, उसके बाद और उसके बाद कृषि क्षेत्र। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा GSVA में योगदान कौन दे रहा है, सेवा क्षेत्र। उसके बाद कौन दे रहा है, उद्योग क्षेत्र। उसके बाद कौन दे रहा है, कृषि क्षेत्र, ठीक है। अगर आप याद कर सकते हो तो इसको 7.21 लाख करोड़, ये तो हो गया आपका सेवा क्षेत्र, और इसके अलावा 4.26 लाख करोड़ ये हो गया आपका उद्योग क्षेत्र,
और 4.22 लाख करोड़ ये हो गया एग्रीकल्चर करोड़। अगर आप इसको शॉर्ट में जैसे हमने पहले भी बात करी थी तो वो हो जाएगा सर्विस, इंडस्ट्रियल क्षेत्र और फिर एग्रीकल्चर क्षेत्र। सबसे ज़्यादा सर्विस, फिर इंडस्ट्रियल क्षेत्र और उसके बाद एग्रीकल्चर क्षेत्र। तो SIA यानी कि सियावर रामचंद्र की जय, इसकी बात हमने पहले भी करी थी कि GSVA में जो कंट्रीब्यूशन तीनों का उसका सीक्वेंस सर्विस, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। अब आप देखिए कृषि क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो कृषि में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है। तो फसल ऑब्वियस सी बात है, पशुधन को भी कृषि में ही शामिल किया जा सकता है। जो वानिकी है, वन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो सारा प्रोडक्शन है वो भी कृषि में आएगा, लॉगिंग भी कृषि में आएगी, और उसके अलावा मत्स्य जो क्षेत्र है वो भी किस में आएगा, कृषि में ही उसको हम काउंट करेंगे। इसके बाद उद्योगों में देखो, खनन जो है, माइनिंग जो है, उत्खनन जो है वो भी, विनिर्माण जो है वो भी किस में आएगा, उद्योग क्षेत्र में आएगा। बिजली, गैस, जलापूर्ति, ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें अगर कोई भी GDP का डेटा हमें काम में लेना है तो उनको उद्योग क्षेत्र में लेना पड़ेगा, उसको उद्योग सेक्टर में हम मान के चलते हैं। उसके अलावा व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और जितनी भरी दुनिया भर की सेवाएं हैं वो सब हमारे सेवा क्षेत्र में काउंट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ये डेटा भी याद करना पड़ेगा कि सीक्वेंस तो बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा डेटा भी ज़रूरी है, और वो है 45.92 और उसके बाद आएगा 26.16 और उसके बाद 26.92। ठीक है, तो ये डेटा भी बहुत ज़रूरी है। GSVA का कंट्रीब्यूशन हमने देखा, इसके बाद ये उसको सब क्लासीफाई कर रखा है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे वास्तविक सकल राज्य मूल्यवर्धन। वास्तविक का मतलब वही है, वास्तविक का मतलब क्या है कि हम स्थिर मूल्य की बात कर रहे हैं। स्थिर मूल्य, बुनियादी मूल्य, वास्तविक मूल्य, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अगर हम GSVA की बात करें किस पर, स्थिर कीमत, अभी हमने बात की थी करंट प्राइसेस पे यानी कि प्रचलित मूल्य पे, अब हम स्थिर मूल्य पे बात करेंगे तो ये आएगा 8.22 लाख करोड़। ठीक है, और ये 2024-25 में अनुमानित है। वृद्धि दर बिल्कुल 6.25, और पिछली साल 2023-24 की बात करें तो उस समय GSVA था कांस्टेंट प्राइस पे 7.73 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और यहाँ का कंट्रीब्यूशन देखें, अगर हम बात करें स्थिर कीमतों पर तो फिर वापस सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल क्षेत्र और फिर एग्रीकल्चर क्षेत्र। सीक्वेंस वही का वही है। ठीक है, 45, 28 और 26, यहाँ पर हल्का सा चेंज है, दैट इज़ ओके। आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, पिछला जो करंट प्राइसेस का है वो डेटा आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जामिनर बहुत निर्लज्ज होगा तो वो यहाँ से भी ये परसेंटेज भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपको सीक्वेंस अगर पता होगा तो शायद आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब इन शॉर्ट आप GSVA देख सकते हैं। GSVA अब तक जो हमने पढ़ा है उसको आप इस टेबल में सारा देख सकते हैं। सबसे पहले करंट प्राइसेस की बात करते हैं, तो करंट प्राइस पे 4.23 लाख करोड़ एग्रीकल्चर का योगदान। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान 4.26 लाख करोड़ और सर्विस सेक्टर का योगदान 7.23 लाख करोड़, और टोटल जो GSVA है राजस्थान का वो 15.70 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इसको हमने तीनों सेक्टर में डिवाइड कर दिया। अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो उसका परसेंटेज लिखा हुआ है 45-62 में, 27-16 और 26-62 में। इंक्रीमेंट देखिएगा आप इसमें तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो है किसमें, सर्विस सेक्टर में है, और एवरेज अगर आप सबसे GSVA में वृद्धि लगाओ तो वो है 10.83%। इसकी हमने बात कर चुके हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट प्राइस पे चीज़ें देखो तो 2.18, 2.33 और 3.70 लाख करोड़ रुपए
GSVA में कंट्रीब्यूशन है, तो वहीं सबसे ज़्यादा बिल्कुल सर्विस सेक्टर का, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर का, और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर का। सॉरी, ये मैं टिक इधर लगा दिया जबकि मुझे टिक इधर लगाना था। वही तो मैं देखूँ कि सीक्वेंस कैसे चेंज हो गया। ये इधर का मैटर सारा अलग है। तो सबसे ज़्यादा बिल्कुल सर्विस, देन इंडस्ट्री, देन एग्रीकल्चर सेक्टर। परसेंटेज की बात करें तो 45.07%, देन 28.39%, देन 26.54%। इनका अगर आप ये भी ध्यान नहीं रख पाओ, ये नहीं रह पाएगा, तो ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है। 45, 28 और 26 का जो डेटा है वो आपको ध्यान रखना है। इंक्रीमेंट टोटल अगर एवरेज इंक्रीमेंट देखें GSVA में तो 26.29, किस पर? कांस्टेंट प्राइस का ये सारा खेल है, और ये जो इधर है ये करंट प्राइसेस का खेल है ये सारा, और ये कांस्टेंट प्राइस का खेल है। गोले थोड़े अजीब हो गए इसलिए मैं इनको मिटा दे रहा हूँ। अच्छा, एक डायग्राम और आया था, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपन। इसमें देखिए कि GSVA जो है राजस्थान का वो है 15.70 लाख करोड़। ये प्रचलित कीमतों के बारे में बता रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपसे प्रचलित कीमतों के बारे में पूछने के चांस होते हैं, ठीक है। सेवा क्षेत्र देखोगे आप तो वो 45.92% है, बिल्कुल सही है। उद्योग क्षेत्र देखोगे आप तो वो 27.16, और कृषि क्षेत्र देखोगे तो 26.92। ये तीनों की हम चर्चा 3-4 बार कर चुके हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सेवा क्षेत्र से। तो देखो सेवा क्षेत्र में व्यापार, मरम्मत, होटल, जलपान, इनका योगदान है 12% के आसपास। इसके अलावा स्थावर संपदा, आवास, स्वामित्व, व्यावसायिक सेवाएं, इनका योगदान है 10.61% के आसपास, और अन्य सेवाओं का योगदान है 9% के आसपास, ठीक है। उसके बाद वित्तीय सेवाओं का आपके पास है 5.5% के आसपास, परिवहन 4%, लोक प्रशासन 3%, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि अलग अलग चीज़ों में बांट रखा है सेवा सेक्टर को, तो टोटल जो उनका कंट्रीब्यूशन आता है वो 45% आता है। लेकिन अब आप उद्योग क्षेत्र को देखिए। उद्योग क्षेत्र को देखोगे तो आप पाओगे कि 27.16% का कंट्रीब्यूशन है GSVA में इसका, ठीक है, इतना योगदान है। उसमें विद्युत 2%, खनन 3% के आसपास, निर्माण 9%, और विनिर्माण 11%। तो यहाँ से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो विनिर्माण है उसका योगदान 11.58% है। ये प्रतिशत आपको ध्यान नहीं रखना, आपको ध्यान रखना है कि अगर उद्योग क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। तो उद्योग क्षेत्र में अगर आपकी GDP अच्छा परफॉर्म कर रही है तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन कर रहा है, उसमें विनिर्माण सेक्टर जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। उद्योगों में कौन सा? विनिर्माण सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप कृषि की बात करें तो कृषि में भी आपको ध्यान रखना है कि योगदान है 26.92% का। प्रचलित कीमतों पर ये सारा खेल कर रहे हैं हम। उसमें पशुधन का योगदान और फसलों का योगदान और वानिकी का योगदान शामिल है, ठीक है। इसके अलावा आपके मत्स्य वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, लेकिन उनका योगदान बहुत कम है क्योंकि राजस्थान में मत्स्य के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि फसल, वानिकी और पशुधन की तुलना में पशुधन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपसे बहुत मुश्किल है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इन दोनों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।